हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो सीरीज जो कि हमने स्टार्ट करी थी क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए, क्लास 12th का आज हम कराने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट, मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर बहुत से बच्चों की तरह है, बहुत सी चीजों की तरह है। जैसे हर घर में एक सब्जी कॉमन होती है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन बन जाती है, ऐसे ये चैप्टर है। मोस्टली बच्चों को आता है लेकिन परफेक्ट तरीके से नहीं आता। हम स्टार्ट करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम जान लेते हैं सर मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है आप किसी भी बिजनेस की बात करें, वेदर वो छोटा हो या बड़ा, किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो प्रॉफिट के पर्पस से काम कर रही है या नॉन प्रॉफिट के पर्पस से काम कर रही है, किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें जो सर्विस के लिए काम कर रही है, वहां के जो मैनेजर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हमें क्या काम करना है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी को कितने एम्प्लॉय से काम करवाना है, कंपनी को कैसे टारगेट को पूरा करना है। इस पूरी एक्टिविटी में वो अपने वर्क को दो तरीके से करते हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। जब हमारे मैनेजर्स अपने काम को इफेक्टिवली कर पा रहे हैं और एफिशिएंटली कर पा रहे हैं, इट मींस वो क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट। मतलब सर मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि जब भी हम, ये एक तरीके की ऐसी एक्टिविटी है कि जब भी हम अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पा रहे हैं तो वो हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं सर? ताकि जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके खुद के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनको पा सको। तो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। देखिए टोपा अच्छा लग रहा है ना? हाँ ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को तीन पार्ट में तोड़ा गया है। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को तीन पार्ट में तोड़ा गया है। पहला है प्रोसेस। सर प्रोसेस क्या होती है? किसी भी नाम के आगे या पीछे प्रोसेस लगा हुआ है, किसी भी चीज के साथ प्रोसेस लगा हुआ है, मींस उसका एक प्रोसीजर है, वो फॉलो किया जाना है। जैसे आप YouTube पर एक प्रोसेस फॉलो करते हैं कि कभी भी ऐड दिखता है तो तुरंत स्किप मार देते हैं, वो भी एक प्रोसेस है। ऐसे ही प्रोसेस का मतलब होता है पहला 1 वाला 1 पर, 2 वाला 2 पर, 3 वाला 3 पर, 4 वाला 4 पर, 5 वाला 5 पर। ऐसे ही मैनेजमेंट की एक सीक्वेंस होता है, सीरीज होती है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। उस सीक्वेंस को कहते हैं प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या होती है? पहले हम करते हैं प्लानिंग, फिर हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, फिर हम करते हैं स्टाफिंग, फिर हम करते हैं डायरेक्टिंग और फिर हम करते हैं कंट्रोलिंग। ये सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जो कि आने वाली वीडियोस में आप समझोगे, क्योंकि ये मैनेजमेंट का ही पार्ट है। और आपके सिलेबस में इस पर एक एक चैप्टर दे रखा है, काटा भी नहीं, 30% पता नहीं क्या काटा है। हाँ जी, तो प्रोसेस का मतलब क्या समझ में आया सर? कि मैनेजमेंट एक सीक्वेंस को फॉलो करता है और वो एक प्रोसेस होती है। पहले प्लानिंग, उसके बाद स्टाफिंग, नहीं उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, क्योंकि प्रोसेस कभी चेंज नहीं होता। ठीक है ना? नेक्स्ट थिंग, इफेक्टिवनेस। यहां पर इफेक्टिवनेस टी लगा हुआ है। टी से मेरे बाबू ने थाना थाया, वो सॉरी गलती हुआ, माफ कट कर देना बेटा वीडियो में से ये। इफेक्टिवनेस टी का मतलब होता है टाइम पर। जो भी आपका वर्क है, जो भी आपका काम है, उसको टाइम पर कंप्लीट करना। फॉर एग्जांपल, आप एक मान लो वेडिंग प्लानर है, आजकल बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है वेडिंग प्लानर्स का, हर कोई वेडिंग प्लानर्स ही बन जाता है। तो वेडिंग प्लानर्स का बिजनेस है आप लोगों का, और 10 तारीख की शादी है। तो आपका जो भी वर्क होगा वो कब तक कंप्लीट कर लोगे? कब तक कंप्लीट कर लोगे? 9 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए या 10 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इफेक्टिव का मतलब क्या है? अगर आपने काम को 9 तारीख तक और 10 तारीख तक कंप्लीट कर दिया, अगर 9 तारीख तक नहीं हो पाया, 10 को भी नहीं हो पाया बेटा, तो दूल्हा दुल्हन लेके चला गया घर, है ना? वहां पे तो रस्में हो रही हैं और यहाँ पे आप जो जितने भी सारे आपका नुकसान हुआ उसे झेलना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि सर काम आपका इफेक्टिव नहीं हुआ, टाइम पर नहीं हुआ, और टाइम पर भी होना चाहिए और उसके साथ होना चाहिए एफिशिएंट। सी फॉर, वो मत समझना जो आपके मन में आ चुका है, सी फॉर होती है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब, एफिशिएंट का मतलब होता है काम को कम से कम कीमत पे करना। कॉस्ट का मतलब होता है जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास मशीन्स हो सकती हैं, आपके पास एम्प्लॉयज हो सकते हैं काम करने के लिए, इन सभी का इस्तेमाल इस तरीके से करना कि आपको कहीं भी वेस्टेज ना दिखाई दे। इस ही चीज को हम कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक सीक्वेंस है, एक प्रोसेस है जो कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो होता है सर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट। ये मैंने मजनू भाई वाली पेंटिंग बनाई है, यहां पर दिख रहा होगा, और एरो भी दे रखा है। एक तरीके से तराजू मान सकते हो, मतलब जिस तरीके से आपके लिए इफेक्टिवनेस जरूरी है उसी तरीके से बिजनेस में आपके लिए एफिशिएंसी भी जरूरी है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड टेल। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, अगर आपने अपना काम को इफेक्टिवनेस की तरह करा है तो उसको एफिशिएंट भी करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये रामायण समझ में आ गई होगी आपको अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं इनके कुछ फीचर्स की। बात फीचर्स को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कल मेरी साड़ी में जूस, अरे यार क्या बार बार भूल जाता हूं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है, सीधी बात समझो मेरी, कि जो भी चीज फीचर से जुड़ी हुई है उसको चाहे आप इस्तेमाल करो, मैं इस्तेमाल करूं, पड़ोसी इस्तेमाल करे, कोई और इस्तेमाल करे, सबके लिए सेम रहेगा। फीचर्स में कभी कोई बदलाव नहीं आता। तो मैनेजमेंट का पहला फीचर है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जब भी एक मैनेजर मैनेजमेंट कर रहा है तो उसने कहीं ना कहीं सोचा है कि मैं अभी यहां पर स्टैंड कर रहा हूं और मुझे उस टारगेट तक पहुंचना है, यहां स्टैंड कर रहा हूं, उस टारगेट तक पहुंचना है, इसी के लिए तो मैं मैनेजमेंट कर रहा हूं। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट कर करके आप अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचोगे। इसके लिए एक लोगो भी दे रखा है इस तरीके का। ठीक है, ये आपका गोल है, ये आपका मैनेजमेंट है, और आपका मैनेजमेंट आपके गोल तक पहुंचा रहा है। सेकंड वन होता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने बताया था, चाहे आपकी बड़ी बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह मैनेजमेंट का उसी तरीके से इस्तेमाल होता है। भाई खाना चाहे आप खाओ, चाहे मैं खाऊं, चाहे पड़ोसी खाए, चाहे किसी के गर्लफ्रेंड खाए, गर्लफ्रेंड खाना खाती है, अब वो खाना खाती है, सॉरी टॉपिक भटक गया, खाना तो मुंह से ही खाएंगे ना। सेम वही मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, परवेसिव का मतलब क्या होता है। कोई भी इस्तेमाल करे मैनेजमेंट को, हर किसी को मैनेजमेंट की नीड पड़ती है, और हर कोई इंसान मैनेजमेंट को उसी तरीके से यूज करता है जिस तरीके से कई सारे मैनेजर्स ने यूज किया होगा। हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है अगर आपको अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। तीसरा, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये वो मल्टीमीडिया फोन नहीं है जो 1990 में आता था। ये मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि मैनेजमेंट एक टाइम पर काफी सारे टास्क करता है। उन टास्क को, उन काम को 3 पार्ट में बांट दिया गया है, वर्क, पीपल और ऑपरेशन। सबसे पहले क्या होता है, मैनेजमेंट देखता है कि उसके पास क्या काम है, कितना काम है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ज्यादा काम होगा, कम ऑर्गेनाइजेशन है तो कम काम होगा। तो पहले मैनेजमेंट देखता है कि हमारे पास वर्क कितना है। सेकंड आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मेरे पास 100 लोग हैं, 100 लोगों को काम पे लगाना। कोई भी ऐसा इंसान ऐसी जगह वर्क ना कर रहा हो जहां जो काम हो या ना हो एक ही बात है, जिसको आपने सुना होगा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, हर बिजनेस में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, माल को खरीदना,
कच्चे माल को सेमी फिनिश गुड्स में बना देना, सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में बना देना, ये एक ऑपरेशन होता है, प्रोसेस होता है। तो ये 3 स्टेप होता है। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है सर कि मैनेजमेंट आपको बार बार करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप वीडियो देख रहे हो और मैंने ये वीडियो बनाई है मैनेजमेंट की। इन केस खुश मत होना, सीबीएसई ने इस चैप्टर को ही डिलीट कर दिया, सारी मेहनत बेकार हो गई, तो क्या आप पढ़ाई छोड़ दोगे? नहीं, आप इस चैप्टर को काटोगे, नीचे गाना डालोगे उलाला उलाला, और बाकी चैप्टर पर पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दोगे, अगेन मैनेजमेंट करोगे। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको रेगुलरली करनी पड़ती है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी, जाहिर सी बात है, मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूं कि आप जो एम्प्लॉइज होते हैं उनसे किया जाता है। ग्रुप ऑफ एक्टिविटी का मतलब है मैनेजर किसको काम करने के लिए कहता है। मैनेजमेंट अकेला तो काम करेगा नहीं, या मैनेजर खुद तो काम करेंगे नहीं, वो अपने एम्प्लॉइज को, सबऑर्डिनेट्स को, सुपीरियर्स से काम करवाते हैं, जो कि एक ग्रुप एक्टिविटी है। आपको मालूम होगा कि हमारे बिजनेस में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, सबके डिपार्टमेंट होते हैं। इन सभी पे कितने सारे लोग काम पे लगे हुए हैं, तो ये सब एक ग्रुप एक्टिविटी है। लास्ट आता है, नहीं लास्ट नहीं है ये, सेकंड लास्ट आता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है कि हम अपने मैनेजमेंट को जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहा है, जैसे जैसे वातावरण में चेंजेस आ रहे हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो मैकडॉनल्ड्स है उसके जो बर्गर होते हैं, हर 7 दिन 10 दिन बाद आपको नया ऐड देखने को मिल जाता है, और मुंह में पानी आ चुका होगा बहुत से बच्चों का, माफ करिएगा एग्जाम्पल लेना पड़ा। तो वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं ताकि मार्केट में सर्वाइव करें। हर बिजनेसमैन कुछ ना कुछ नया करता रहता है ताकि वो मार्केट में सर्वाइव करे। वो फंक्शन कहलाता है डायनामिक। और लास्ट आता है आपका इंटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या होता है ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन कहां होता है, दिखता है क्या? मैनेजमेंट भैया कहां हो? दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ये एक्टिविटी दिखाई नहीं देती आपको, इसका प्रेजेंस सिर्फ फील किया जा सकता है। मैनेजमेंट ही फील करना, कुछ और फील मत करना। तो ये तो इसके बाद आता है आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसका जो एंड रिजल्ट है, मैनेजमेंट का जो एंड रिजल्ट है, हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसका जो एंड रिजल्ट आएगा, जो नतीजा हमारे पास आएगा, वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमारी कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, कंपनी की जो शाख होती है, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कराने के लिए, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आती हैं। इसमें 3 पॉइंट होते हैं आपके। सबसे पहला होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर सबसे पहले हम नारियल फोड़ेंगे? नहीं बेटा, नारियल नहीं फोड़ेंगे। सर्वाइवल का मतलब है कि जितना आपने पैसा लगा दिया, कम से कम पहला उतना निकल आए। आपने 50,000 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कम से कम पहले 50,000 रुपये तो निकल आए। उसको हम कहते हैं सर्वाइव करना, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल। जब हम सर्वाइवल कर पा रहे हैं, जब हमने पैसा लगाया था 50,000 और इससे ज़्यादा पैसा आने लग जाता है, तो हमको होता है प्रॉफिट। हमको क्या होता है सर? हमको होता है प्रॉफिट। जब हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, जब हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो जब भी आपका जो सर्वाइवल है और प्रॉफिट है, इनका जो गैप है वो बढ़ता जाता है, और प्रॉफिट जब कंटिन्यूसली होता है हमको, तब हम करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है ये कोई पेड़ नहीं है जो बढ़ता है। ग्रोथ का मतलब है जो हमारे नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, इन सब में इंक्रीजमेंट होना। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के, वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव आता है कंपनी का, वो होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। भाई कंपनी का अपना जो पेट था वो भर चुका है, अब वो समाज का भला करेगी और सबका फुद्दू काटेगी।
सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कमिटमेंट कर रखे हैं सोसाइटी से, आप हमारा बिजनेस में सपोर्ट करिए, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, इनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं सर, इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं भाई, इनको जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे सोसाइटी को, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो प्राइस है प्रोडक्ट की सर वो रीजनेबल होनी चाहिए, हर कोई इजीली अफोर्ड कर सके। उसके बाद आप टाइम टू टाइम जॉब वगैरह निकालते रहिए, एम्प्लॉयमेंट देते रहिए, अपॉर्चुनिटी देते रहिए एम्प्लॉयमेंट की। उसके बाद जो अगर कहीं पर दिक्कत आ गई, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, वहाँ पैसों से सपोर्ट करना, है ना। आप टाइम टू टाइम एजुकेशन प्रोग्राम करवाना, हेल्थ प्रोग्राम करवाना, है ना। ये सारे हमारे होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। भाई हम पैसा कहाँ से कमाते हैं, समाज से कमाते हैं, तो उनके लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, तो उसको हम क्या कहते हैं सर, उसको हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। देन आपका थर्ड आता है, अब आपका पेट भर चुका है, आपने बाहर वालों का भी पेट भर दिया है, अब नंबर आ जाता है हमारे उन एम्प्लॉयज़ का जो हमारी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमारी कंपनीज में वर्कर काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारे जो उद्देश्य हैं, उनके लिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं। उनके लिए हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है सर, उनको हमें अच्छी सैलरी देना, सैलरी ऐसी हो जिनकी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही बनी रहे, जो भी उनकी बेसिक नीड है वो पूरी हो सके, उनको प्रमोशन देना, ट्रेनिंग देना, ग्रोथ करना, है ना, उनकी एक इमेज बनाना, उनको सेल्फ रेस्पेक्ट देना, अच्छे वर्किंग कंडीशन में काम करवाना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। तो ये हमारे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। अब आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया होगा, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया होगा। सर क्या हो अगर हमें मैनेजमेंट करे ही नहीं, अगर हम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, और करते हैं तो क्या हो सकता है, उसको जानने के लिए हम ये जान लेते हैं कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है क्या। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस स्टडी व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। मैं अपना ये व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9690105047। यहाँ व्हाट्सएप करके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में पहली इंपॉर्टेंस होती है भाई, हम मैनेजमेंट करते हैं तो इस पे हमें क्या होता है कि मैनेजमेंट की मदद से सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। मींस मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। अब यहाँ पे ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुप का मतलब है कि यहाँ पर वो एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं, उनके भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है, और आपकी कंपनी जो काम कर रही है उनके भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो अगर सब लोग अच्छे से मैनेजमेंट से काम करेंगे तो सबके ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। जब हम मैनेजमेंट का इस्तेमाल बार बार करते हैं तो हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज इन द सेंस कि आप जिस भी चीज का इस्तेमाल करोगे कोशिश यही करोगे उसका कि कम से कम वेस्टेज हो, कम से कम नुकसान हो, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। तो ये तो हो गई हमारी दो इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस होती है, थर्ड इंपॉर्टेंस होती है मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए जो भी मार्केट में कंडीशन चल रही है, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस के हिसाब से अपने बिजनेस को ढालना पड़ता है। यस सर, आई एग्री विद दिस। और इस चेंजेस को आप कैसे डाल सकते हो, अगर आप मैनेजमेंट करते हो, क्योंकि मैनेजमेंट का एक फीचर आपने पढ़ा था कि मैनेजमेंट डायनेमिक होता है, तो डायनेमिक होता है तो आप वहां सर्वाइव कर पाते हो, तो इसलिए मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्ट।
पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, मैंने भी आपको बताया था कि जितने भी एम्प्लॉय हैं, अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से फुलफिल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई? आप अच्छे से मैनेजमेंट करोगे, आपको प्रॉफिट अच्छा होगा, आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर सकते हो, सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर सकते हो और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर सकते हो। और लास्ट आता है आपका मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ आपका सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। आप मैनेजमेंट अच्छे से करोगे तो आपकी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपके जो कस्टमर हैं, आपके जो सप्लायर्स हैं, उन तक अच्छी चीज़ पहुंचेगी, अच्छी सैलरी उन्हें दोगे, एम्प्लॉयमेंट दोगे तो मार्केट में पैसे का फ्लो होगा, जिससे हमारी कंपनी की, कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। तो ये सारी बात थी हमारे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट एक कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब नेचर क्या है मैनेजमेंट का? क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, या मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है, या क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? सर मैनेजमेंट है क्या? भाई कुछ ऑथर ने माना है कि मैनेजमेंट साइंस है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट किया है उनके एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से। कुछ ने माना है कि आर्ट है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस करी उस चीज़ की अच्छे से। और कुछ ने माना है कि वो प्रोफेशन है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखो तो ना ही मैनेजमेंट साइंस है, ना ही प्रोफेशन है, ना ही आर्ट है, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स आपस में मिलते जुलते हैं। वही आपको याद रखना है कौन कौन से फीचर्स आपस में मिलते जुलते हैं। सबसे मैं पहले बात करूं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस क्या होता है? साइंस ही एक सिस्टमैटिक नॉलेज होती है, ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जो कि लॉजिकली ऑब्जर्व किया हुआ है, कुछ फाइंड किया हुआ है, कुछ फैक्ट पर, कुछ इवेंट पर डिपेंड है। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल हैं वो एग्जैक्ट प्रिंसिपल है, कहीं ना कहीं वेरीफाई हुए हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर। सेम जैसे कि साइंस की एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, उसी तरह से मैनेजमेंट के लिए भी काफी सारे स्टडी मटेरियल होते हैं जो आप पढ़कर अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हो। तो इस फीचर को आप कह सकते हो कि यह फीचर साइंस में भी होता है और मैनेजमेंट में भी होता है। कौन सा फीचर सर? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकंड होता है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें बार बार कहीं ना कहीं टेस्ट किया गया है, बार बार कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसके बाद लागू किया गया है। सेम इसी तरीके से अभी आप जब चैप्टर सेकंड पर आओगे वहां आप पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वहां भी जो प्रिंसिपल दिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं चेक हुए हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसके बाद आए हैं। लेकिन आप कह सकते हो कि ये वाला जो फीचर है वो उस तरीके से प्रेजेंट नहीं है, यानी कि पार्शली प्रेजेंट है ना। क्योंकि अगर आपसे पूछे क्या मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस है? नहीं बेटा, मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। थर्ड आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस में, थर्ड पॉइंट आता है मैनेजमेंट, थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है कि साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी एक एप्लीकेशंस होती है, वैलिडिटी होती है, इतने समय तक लागू रहेंगे, हमेशा लागू रहेंगे। लेकिन मैनेजमेंट को तो आपने पढ़ा ही है कि वो डायनामिक पर्पस से होती है, तो मैनेजमेंट में ये फीचर नहीं होता और साइंस में ये फीचर होता है। तो अभी आपको समझ में आया कि मैनेजमेंट एज अ साइंस में तीन फीचर्स की बात करी, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन और यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट की। आर्ट एक कला है, कला है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट क्या होती है? बेसिकली एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसके लिए आपको स्किल की जरूरत है, क्रिएटिविटी की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। इसी प्रकार से जब भाई पहला फीचर क्या है, पहला पॉइंट क्या है इसका? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब आप घर में गाना गा रहे होते हो तो बड़ा मस्त तरीके से गाते हो। वही अगर आप कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन चल रहा हो, आपने कि बड़ा अच्छा गाया, बड़ा अच्छा गाया, लेकिन जज क्या कहते हैं? भाई आपने गाना जो स्टार्ट किया है ना,
वो इस तरीके से नहीं करना था, वो इस तरीके से करना सारे गामा। लेकिन फिर क्या होता है, कंटेस्टेंट का सर मैं बहुत गरीब हूं, वहीं पर उसे डिस्कस करना छोड़ दिया जाता है। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये सर साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो मैनेजमेंट में भी है। सेम ये फीचर आर्ट में भी होता है और मैनेजमेंट में भी होता है। सेकंड होता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आर्ट के फील्ड में क्या होता है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं होती, यानी कि सिर्फ आपको ज्ञान है वो काफी नहीं है, आपको अपने पर्सनल स्किल के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में मालूम होना चाहिए, और उस थ्योरेटिकल नॉलेज को आप अपनी स्किल में डेवलप करोगे। ऐसे जितने म्यूजिशियंस होते हैं, इनके कुछ राग होते हैं, और राग को स्किल के अनुसार ही अपनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कोई ऐसे होते हैं पर्सन जिनकी जो वॉइस होती है वो लो पिच होती है। लो पिच कैसे, वो धीरे धीरे गाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो गाते रहते हैं जैसे ओ। तो ये क्या है, हमारी स्किल है, और हमें राग कब उठाना है कब नहीं उठाना है अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ। सेम उसी तरीके से ये जो हमारे मैनेजमेंट होता है उसमें भी हमें एप्लीकेशंस, अपनी थ्योरी, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल को देखते हुए, उनकी सिचुएशन को देखते हुए, उनकी क्रिएटिविटी को देखते हुए अपनाना पड़ता है। तो ये फीचर भी आपका आर्ट में भी होता है और मैनेजमेंट में भी होता है। तीसरा होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये अभी आप थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आ रहे हो। जिस तरीके से आर्ट में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा कला निखर के आएगी, ऐसे ही मैनेजमेंट की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा मैनेजमेंट और अच्छे से निखर के आएगा। तीसरा नेचर आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। प्रोफेशन एक ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसमें उस पर्सन को उस फील्ड में काफी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, काफी ज्यादा ट्रेनिंग होती है, और इसमें जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। जब भी आप किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो वहां आपको कोई ना कोई टेस्ट देना पड़ता है। तो इसका पहला पॉइंट आता है जो हमारे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, और शायद मुझे ये बताने की नीड नहीं, ये तीनों में प्रेजेंट है। तो ये दोनों में है, मैनेजमेंट में भी है और प्रोफेशन में भी है। उसके बाद प्रोफेशन में जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो आपके मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, हो सकता है आगे चल के बहुत जल्दी हो जाए। तो ये फीचर आपके प्रोफेशन में होता है, मैनेजमेंट में नहीं होता। उसके बाद होता है आपका प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी प्रोफेशन में आते हो तो आपके ऊपर एक एसोसिएशन है जो बताएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, सीए के लिए आईसीआई होता है, क्रिकेटर्स के लिए बीसीसीआई होता है। ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं जो कि बताते हैं क्या सही करना है क्या गलत करना है, और सजा वगैरह देने का इन्हें हक होता है। ऐसा मैनेजमेंट में नहीं होता। तो ये फीचर भी प्रोफेशन में है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है। उसके बाद जो फोर्थ आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। ये बहुत ही जरूरी है बेटा, और आगे चल के अगर अच्छे कोर्सेज करते हो तो उनके ऊपर तो ये पूरे पूरे सब्जेक्ट में है। एथिकल कोड्स, एथिकल कोड्स का मतलब क्या होता है, हर प्रोफेशन में कुछ कोड सेट किए जाते हैं कि भाई आपको ये रूल फॉलो करने ही करने पड़ेंगे, ऐसे काम करना ही करना पड़ेगा, ऐसा काम नहीं करोगे तो आपको दंडित किया जाएगा। जैसे आप बिग बॉस तो देख रहे होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे हर प्रोफेशन के कुछ एथिकल कोड रहते हैं, दायरे में रह के काम करना पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है सर। और उसके बाद आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब होता है कि जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो सर्विस देने के लिए बने हैं, सर्विस मोटिव के पर्पज से आए प्रोफेशन में। लेकिन आपका तो मैनेजमेंट है ही बिजनेस से रिलेटेड। और बिजनेस में हम क्यों आते हैं सर, बिजनेस में हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए आते हैं। तो ये भी फीचर प्रोफेशन में तो है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है। तो ये तो बात हुई हमारी नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। तो जिस तरीके से आपका जो बिजनेस का ढांचा होता है ऐसे ही हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होती है, यानी कि आप जो मैनेजमेंट करते हो इनकी कुछ लेवल्स होती हैं। इन लेवल्स को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहली होती है आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरी होती है आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरी होती है
सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल। तीनों में फर्क क्या है सर? इनकी एक्टिविटी के हिसाब से, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, इनकी अथॉरिटी के हिसाब से एक चेन बनाई गई है जो 3 लेवल पर है, टॉप, मिडिल और लोअर या सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल। तो इसमें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं वो कौन होते हैं सर? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, ये सारे तो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। मिडिल लेवल में कौन होते हैं? जितने भी मैंने बताया था हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, इन सभी डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल में आते हैं। और इनके जो नीचे सुपीरियर, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, ये सब आते हैं लोअर लेवल में। तो आपको इसमें होता क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, मिडिल में कौन कौन आता है और लोअर में कौन कौन आता है। सर ये तो पता है। अब टॉप लेवल वालों का काम क्या क्या होता है, फंक्शंस क्या क्या होता है? भाई टॉप लेवल वालों का पहला काम होता है कि जो बिजनेस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या काम करेगी ये कंपनी, उसका ऑब्जेक्टिव बताना, उनको प्लान्स एंड पॉलिसीज बताना, कितने लोगों की जरूरत है, कितने पैसे की जरूरत है, कितनी एसेट्स की जरूरत है, इन सभी का इस्तेमाल टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। कंपनी के सर्वाइवल की जिम्मेदार टॉप लेवल होती है, कंपनी के वेलफेयर की जिम्मेदार टॉप लेवल होती है। जितने भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट के लोग होते हैं उनसे मीटिंग टॉप लेवल के लोग करते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी हमारी टॉप लेवल की होती है, एक तरीके से फंक्शंस आप कह सकते हो टॉप लेवल के। मिडिल लेवल का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है रिक्रूटमेंट, यानी कि अगर आपकी कंपनी में जॉब वगैरह है, जॉब वगैरह की जगह खाली है तो उनको ये फुलफिल करते हैं। जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज आ रहे हैं टॉप लेवल से उनको लोअर लेवल तक पहुंचाने का मिडिल लेवल का होता है। क्या क्या एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी है, रिक्रूटमेंट करना है, लोगों को मोटिवेट करना है, एम्प्लॉइयों को कंट्रोल में रखना है, ये सारे काम मिडिल लेवल के होते हैं। ये जो सुपरवाइजर्स होते हैं, लोअर लेवल वाले होते हैं, इनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो भी इंप्लॉई है उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम करवाना, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना। अगर उनका कोई सजेशन आ रहा है तो सजेशन को वेलकम करना, क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, उनकी जो मोरालिटी है उसको भंग मत करना और मिनिमम वेस्टेज, कहीं भी कोई फालतू का मटेरियल वेस्ट ना हो। तो अभी आपने देखा तीनों के आपने फंक्शंस देख लिए, टॉप लेवल में कौन आता है, मिडिल में कौन आता है, सुपरवाइजरी में कौन आता है और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। और फंक्शंस की जब बात हो ही रही है तो अभी हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कि मैनेजमेंट में एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है ना। वो सीक्वेंस क्या होता है सर? वो सीक्वेंस होता है पहले हमारी प्लानिंग होती है, फिर हमारी ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर हमारी स्टाफिंग होती है, फिर हमारी डायरेक्टिंग होती है और फिर हमारी कंट्रोलिंग होती है। इन सभी के बारे में आने वाले चैप्टर्स में सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो अभी मैं इसका कुछ भी आइडिया नहीं दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इन सभी फंक्शंस को जो जोड़ के रखता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? इन पांचों फंक्शंस के लिए एक चीज होना बहुत जरूरी है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैनेजर क्या करता है, मैनेजर सारी ड्यूटी को परफॉर्म करता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि पहले जो चाहिए वो, फिर बाद में जो चाहिए वो, फिर बाद में वो चाहिए वो। और जो कोऑर्डिनेशन होती है वो सभी एक्टिविटी को सीक्वेंस में करने के लिए आपको बाइंड करती है। आपके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो वो काम अच्छे से हो सकता है। तो सर क्या इसके भी फीचर्स आते हैं, क्या इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है? जी हाँ, अब इसके भी हम सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों सर, क्या रीजन है? सबसे पहला, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस करने हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो आप इन सभी फंक्शन के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वरना मजा नहीं आएगा, काम होगा ही नहीं। जितने भी लेवल्स हैं सभी लेवल पे, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, सभी को काम करवाने के लिए, सभी के वर्क को बैलेंस में रखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? कोऑर्डिनेशन की। और आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम करती है वो कोऑर्डिनेशन करती है। ठीक है ना।
तो अगर कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा सर, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो आपकी रिपोर्ट है वो बेकार आएगी, प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, सेल्स नहीं हो पाएगी, स्टॉक ऐसे ही पड़ा रहेगा, रिसेप्शन पे काम अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि इन सभी के बीच क्या है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, एक दूसरे पर ब्लेम डालने में लगे हुए हैं। तो इसके कुछ फीचर्स भी बनते हैं जो कि बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है भाई। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में पहला फीचर होता है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है जो कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट है वो हमेशा जब ही अप्लाई होगा जब आप जो वर्क करवा रहे हो वो किसी ग्रुप से करवा रहे हो। अगर कोई सिंगल पर्सन काम कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही नहीं है, उसे आप क्या ऑर्डरली काम करवाओगे। आपको जब ही जरूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेशन की जब आपके पास एक ग्रुप है। सेकंड आता है फीचर कोऑर्डिनेशन का, एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स का मतलब कि कंपनी में एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। अगर ये सब कंधे से कंधा मिला के चले, सब साथ में चले तो कंपनी अच्छे से काम करेगी। जैसे आपने देखा होगा दो लोग, दो क्रिकेटर हैं, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छी है तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छा होता है, वो स्कोर अच्छा सा करते हैं। ऐसे ही एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। उसके बाद हाँ, एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उसमें कुछ पॉइंट, कुछ फीचर ऐसे हैं जो आप किसी में भी लिख सकते हो, जैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायनेमिक फंक्शन, परवेसिव। ऐसे ही जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होती है, कोऑर्डिनेशन आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है, परवेसिव मैंने बताया था, वही बाबू ने थाना थाया वाला एग्जांपल। कोऑर्डिनेशन किसकी जिम्मेदारी है सर, कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, जितने भी मैनेजर्स हैं उसकी है। और कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। भाई हर मैनेजर ट्राई करता है एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करवाने के लिए ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो अराइज ना हो, और बिना कोऑर्डिनेशन के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सब की परफॉर्मेंस एक डायरेक्शन में नहीं हो पाएगी। इसलिए जो कोऑर्डिनेशन है उसको परफॉर्म करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कोऑर्डिनेशन के। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का पहला पॉइंट आता है ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज का मतलब कि अगर आपकी कंपनी छोटे लेवल पर काम कर रही है, कंपनी में वर्कर कम है, कंपनी का साइज कम है, तो आपको कोऑर्डिनेशन उतनी की जरूरत नहीं है। लेकिन साइज बड़ा है, आपके एम्प्लॉय ज्यादा हैं, तो आपको कोऑर्डिनेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि हर जो डिपार्टमेंट होता है, हर कंपनी होती है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है। तो सभी डिपार्टमेंट को आपस में लिंक करना, परचेज डिपार्टमेंट वाला सामान को परचेज करेगा, सेल्स वाला सेल्स करेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोड्यूस करेगा, इन सभी के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो ये अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। और लास्ट फॉर द मोस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम एक ही तरीके का वर्क बार बार खुद करें या किसी से करवाते हैं तो वो वर्कर उस फील्ड में स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है ये फिनिश होता है मैनेजमेंट। आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया था, वहाँ जाके ले लेना। तब तक के लिए बस सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। लव यू ऑल।